लेकिन अभी तक इस डबल इंजन की सरकार ने, जिनके पास पूर्व के यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री इस क्षेत्र से रहे, अभी वो वर्तमान में इस क्षेत्र से ही विधायक रहे, उसके बावजूद भी धरातल में उन्होंने कहीं पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर कोई प्राथमिकता नहीं दी। और जिन कामों को रोड मैप के तौर पर मैंने सड़कों के तौर पर स्थापित किया, आज उन्हीं का लोकार्पण, उन्हीं का शिलान्यास इस डबल इंजन की सरकार के माननीय विधायक जी ने किया। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण जी लगातार विरोध कर रहे हैं कांग्रेस सरकार का भी, और साथ ही वो ये दावा कर रहे हैं कि आपकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया, इस पे आप क्या कहें? रंजीत दास जी कभी धरातल पर दिखे नहीं 5 साल में, लेकिन फिर भी उनको टिकट दे दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये तो बहुत गलत, अगर उनकी बयानबाजी हुई, मैंने तो उनके बयान अभी सुने भी नहीं है कि भाई उन्होंने क्या बयान दिए, सोशल मीडिया में क्या कहा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो भाई संगठन को उनका स्पष्टीकरण लेना चाहिए। जिस ग्राम पंचायतों का एक क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उस क्षेत्र को एक ढोली एक होली कहते हैं। रंजीत दास जी के जो फोर फादर थे या पूर्वज थे, दादाजी थे या फादर थे, वो सब लोग उस समय वहाँ पर एक परंपराओं के तौर पर ढोली का काम करते थे। आज उसी क्षेत्र में एक ढोली एक होली का पूरा फायदा रंजीत दास जी को मिला। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कपकोट से कांग्रेस से प्रत्याशी ललित फर्सवान जी। आज इनसे हम जानते हैं कि कपकोट में चुनावी माहौल किस तरीके का चल रहा है और कांग्रेस कितनी तैयार है मैदान में उतरने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। मैं न्यूज़ 31 चैनल का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ कि आप पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल आपसे लूँगी कि क्या तैयारी आपने की है और क्या रोड मैप आपने कपकोट की जनता के लिए तैयार किया है? न, मैं विकास का रोड मैप लेके चला हूँ, और पिछले 5 साल जो इस डबल इंजन सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को मैंने जनता के बीच में उजागर किया है। जिस विकास के मुद्दे को लेकर ये 5 साल सत्ता में बैठे रहे और आज चेहरा बदल कर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसी को जनता के बीच में रख रहा हूं कि भैया इनके चेहरे को बदलने से विकास की जो परिकल्पना है वो साकार नहीं हो पा रही है। सर, आप भी लगातार धरातल पर बने रहते हैं, न्यूज़ में हम सभी आपको देखते रहते हैं, तो मैं ये पूछ लेती हूँ आपसे कि कपकोट में ऐसी कौन सी नाकामी बीजेपी सरकार की रही है जिन पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया? बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा आपको दिखाई? स्वास्थ्य सबसे प्रमुख समस्या आज भी है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, जो हम लोगों ने एक रोल मॉडल के तौर पर सोचा था कि हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एएनएम, स्टाफ नर्स या मेडिकल हेल्थ की बहुत प्राइमरी स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे। लेकिन अभी तक इस डबल इंजन की सरकार ने, जिनके पास पूर्व के यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री इस क्षेत्र से रहे, अभी वो वर्तमान में इस क्षेत्र से ही विधायक रहे, उसके बावजूद भी धरातल में उन्होंने कहीं पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर कोई प्राथमिकता नहीं दी। तो आपका मेन फोकस जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने में रहेगा लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि मुझको लगता है कि भाई हमारी पहाड़ की माँ बहनें हैं, चाहे प्रसव पीड़ा के समय हो या अन्य कोई ऐसी इंसिडेंट जो घटनाएं हो जाती हैं, आपदा की हो या दैवीय आपदा की घटनाएं हो, उस समय हमको जो दर्द उनका दिखता है, तो उस समय हमको लगता है कि भाई अगर प्राइमरी सिस्टम पर, ग्रास रूट पर अगर हम लोग हेल्थ के इस रूट को, अगर रोड मैप को मजबूत करे होते, तो शायद बहुत कुछ हम लोग जनता के लिए कर पाए। सर, अगर बागेश्वर की बात मैं कहूँ या कपकोट की बात कहूँ, तो अभी हालात बहुत जर्जर हैं, तो ऐसे में आप कपकोट में किस तरीके से काम करेंगे कि लोगों के बीच में आप मौजूद भी हों और उनका काम भी आसानी से हो जाए? उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, लोगों के बीच में हमारी तभी मजबूती बनी है जब हम लोगों के बीच में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बेबाक तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि 2 साल से हमारे प्रवासी भाई भी अपने घरों में बैठे हैं। सरकार जो है मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाएं चलाने की बात करती हैं, उसका आम जनमानस को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि जो प्रवासी भाई हैं या जो बेरोजगार भाई हैं, पिछले 5 साल से लगातार सरकारी विभागों में मात्र आवेदन करने के अलावा उनको नौकरी का कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिल पाया जिससे वो लोग आज सरकार की ओर टिकटिकी लगाई बैठे। तो सर, वर्तमान विधायक की आपको कौन सी ऐसी कमियां नजर आती हैं जिनको आपको लगता है कि अगर वो ध्यान देते तो आज जनता का विकास हो जाता? नहीं, वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी नाकामियां हैं और विधायक जी की तो बहुत बड़ी नाकामी है कि 5 साल
वो सरकार में रहने के बावजूद भी विधानसभा में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा पाए जो क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए वाकिफ हो। जबकि मैंने 786 प्रश्न, जब मैं विधानसभा में विधायक था, और सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने का श्रेय भी मुझको अपनी कपकोट विधानसभा के लिए जाता है। और आज जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो महाराष्ट्र के महामहिम गवर्नर साहब हैं, उनके क्षेत्र को, जो पिथौरागढ़ और जनपद बागेश्वर को जोड़ने वाली जो एक झूला पुल पिछले 4.5 साल पहले आपदा में बह चुकी थी, उस झूला पुल को आज तक ना बनाना इस सरकार की बहुत बड़ी विफलताएं हैं। और जिन कामों को रोड मैप के तौर पर मैंने सड़कों के तौर पर स्थापित किया, आज उन्हीं का लोकार्पण, उन्हीं का शिलान्यास डबल इंजन की सरकार के माननीय विधायक जी ने किया है। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण जी लगातार विरोध कर रहे हैं कांग्रेस सरकार का भी, और साथ ही वो ये दावा कर रहे हैं कि आपकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस मामले में तो ऐसी कोई बात कह नहीं सकता, क्योंकि छोटा भाई है हमारा और उसको लगता है कि भाई हमने टिकट काटा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन के पैनल में जो ऊपर कमेटियां तय करती हैं कि भाई कौन सबसे मजबूत है, और संगठन को लगा होगा कि भैया पिछले 20 साल से जो लगातार एक कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहा है और आज भी संगठन के साथ खड़ा है और मजबूती से, जिसकी युवाओं में पैठ है, क्षेत्र के बुजुर्गों के बीच में एक अच्छी पैठ है, मातृशक्ति के बीच में लगातार जनसंपर्क है, तो संगठन के विश्वास से जो है उनको टिकट मिला होगा रंजीत दास जी को। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहने में आ रहा है कि सर, रंजीत दास जी कभी धरातल पर दिखे नहीं 5 साल में, लेकिन फिर भी उनको टिकट दे दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे और रंजीत दास जी नगर पालिका के भी चेयरमैन का चुनाव भी लड़े पार्टी के संगठन के टिकट पर, और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपनी छाप भी छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना के समय मैं लगातार रंजीत भाई को जो है क्षेत्र में देखता भी था और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं शेयर भी और लाइक भी करते रहता था, और मुझको विश्वास है कि भाई ये तो विपक्ष का अपना एक हवा है कि भाई रंजीत दास जनता के बीच में नहीं दिखता है। और 15 साल से जो लोग इस क्षेत्र में हैं, जिन लोगों ने इस बागेश्वर जनपद को एक सुदृढ़ और विकसित जनपद बनाना चाहिए था, आज वो लोग कहीं ना कहीं रंजीत दास के टिकट से बौखला चुके हैं। तो सर, मैं आपसे जान लेती हूँ कि जिस तरीके से बालकृष्ण जी ने ये भी कहा कि हरीश रावत जी के जो फैसले हैं कहीं ना कहीं गलत है और कांग्रेस का बहुत जल्द सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत, अगर उनकी बयानबाजी हुई, मैंने तो उनके बयान अभी सुने भी नहीं है कि भाई उन्होंने क्या बयान दिए, सोशल मीडिया में क्या कहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही है तो भाई संगठन को उनका स्पष्टीकरण लेना चाहिए। एक शीर्ष नेतृत्व को अगर हम लोग इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो कहीं ना कहीं संगठन की छवि भी खराब होती है, और जनता के बीच में जो हम लोगों का संघर्ष है, चाहे मेरा संघर्ष हो चाहे बालम का संघर्ष हो, कहीं ना कहीं लोगों में फिर एक आपसी तालमेल की कमी की वजह से उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता विघटन के तौर पर खड़ा दिखता है। तो सर, मैं आपसे जान लेती हूँ कि कपकोट विधानसभा में जब आप कार्यरत रहेंगे वहाँ पर, तो किस प्लानिंग के साथ आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखो, मेरा सबसे बड़ी जो रोड मैप है वो यही है कि मैं युवाओं को रोज़गार की ओर सबसे ज़्यादा जोड़ूं, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस के समय हमने बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे युवा साथियों को पुलिस से लेके, पटवारी से लेके शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां भी कराई थी, और ऐसे ऐसे सरकार से कार्य भी करवाए जिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी मृतक आश्रित के तौर पर। उन सब भाइयों को भी मैंने नौकरी के तौर पर सरकार में अनुकंपा भी दिलवाई थी, और आज उसी का श्रेय भी मिल रहा मेरे को कि भाई जो गैंग की मेट थी पीडब्ल्यूडी में 50-50 लेबर कई सालों से रिटायरमेंट के 1 या 2 दिन पे उन लोगों के बचे थे, उन लोगों को भी मैंने नौकरी पर परमानेंट कराने में सहयोग करवाया, तो आज उन सब लोगों का मुझको आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो आप रोजगार को लेकर बात करेंगे जनता के बीच में? बिल्कुल, और इसी मुद्दे को लेकर मैं जा भी रहा हूँ, क्योंकि 5 साल का जो मैंने काम किया है, आज मैंने बहुत सारी तहसीलें, बहुत सारे डिग्री कॉलेज, बहुत सारे इंटर कॉलेज, बहुत सारी सड़कों का निर्माण और बहुत सारी झूला पुल आपदा के समय जब पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे स्वीकृत करवाए। क्योंकि मैं तो आज अपने को गर्व से महसूस करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से बात आती है, तो कहीं ना कहीं जब पूर्व के मुख्यमंत्री जी का ये गिरोह क्षेत्र है, मैंने उनके घर में इंटर कॉलेज खोला
राजकीय इंटर कॉलेज नामती चितापड़ की स्थापना 2015 में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी से कराई। अगर जब वो मुख्यमंत्री थे उसी समय अगर वो वहाँ पर अपने गांव में इंटर कॉलेज खोल दिया होता तो शायद आज 10 साल 12 साल के बाद जो लोगों की डिमांड मुझसे थी तो शायद एक और कल्पना के साथ मुझसे कह सकते थे कि फैकल्टी के साथ अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर कराई जाए, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि विकास जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया बीजेपी सरकार में? बिल्कुल नहीं किया गया। आज जो रोड मैप मैं खींच के गया था, मैंने बदियाकोट तक सड़क पहुंचाई, पूर्व मुख्यमंत्री जी से मैंने कुंवारी तक सड़क के लिए स्वीकृति करवाई, बोल्ड बल्ला फराकांडे स्वीकृति करवाई, इधर गोगिना तक मैंने सड़क पहुंचाई थी, वो आज भी कीमू नहीं पहुंच पाई है। यहाँ मैंने आपका सूपी से तरसा झुनी खलझुनी मैंने जो टेंडर लगाए थे, आज वो सड़क उसी स्थिति के अंतर्गत है। चाहे जगथाना मैंने सड़क पहुंचाई थी, उससे आगे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि भाई इसको तोड़ती हो तो देवाल तक हम लोग जोड़ें, और इधर हमारी जो घोषणा थी कि भैया हम इसको जितनी गांव की इंटरनल सड़कें हैं उनको भी हम लोग जोड़ते हैं। मैंने कांडा कमशार के क्षेत्र में भी जो सड़कें जहां मैं पैदल गया था 2012 में, जहां मैं पैदल गया था, आज मुझको बहुत अच्छी खुशी होती कि मैंने कांडा कमशार की सड़कों को भी मैंने सेराघाट से जोड़ दिया, मैंने बेरीनाग से जोड़ दिया, मैंने दुगनापुरी की सड़क जो अभी वर्तमान के विधायक हैं उनके क्षेत्र में मैंने इतना बढ़िया हॉट मिक्स से करा कि आज भी 9 साल उस सड़क को हो चुके हैं। आज भी वो सड़क में लगभग हैवी ट्रकें चलती हैं, उसके बावजूद भी पूरी गुणवत्ता के साथ वो सड़क 72 किलोमीटर आप दे सकते हैं। बहुत सारी मैंने वहाँ पर तहसीलें खोली, डिग्री कॉलेज खोले, हाइडिल का सब स्टेशन मैंने वहाँ पर बनाया, 2-3 वहाँ पर इंटर कॉलेज खोले, महिला इंटर कॉलेज खोली। तो आज भी उसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में मुझको जाता है, जो मैंने अपने उन सब क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ के साथ, योगदान के साथ मैंने करवाया था। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच जुड़े रहे और साथ ही विकास कार्य किया है, एक तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वहां पर मौजूद है, टक्कर कितनी बराबर की नजर आ रही है? मुझको तो कोई टक्कर नहीं रहती है, क्योंकि दोनों का अपना कोई ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल में 5 राजनीतिक पार्टियां बदल दी, तो भाई उनकी अपनी आइडियोलॉजी, कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है कि वो जनता के बीच में किस आइडियोलॉजी को लेके जाएंगे। आज मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ, कल मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रह जाता हूँ, परसों मैं बसपा के साथ खड़ा रह जाता हूँ, अगले दिन मैं आम पार्टी के साथ चले जाता हूँ, पहले मैं यूकेटी के साथ खड़ा रहता हूँ। तो भाई जो कार्यकर्ता एक आपके साथ एक स्थिरता के साथ खड़े रहने की बात करता है, तो भाई वो आपके साथ कहाँ रहेगा? तो कहीं ना कहीं आज भी युवा साथियों में ये शंका है कि भाई अब वो कौन सी राजनीतिक पार्टियां बदलेंगे, ये असमंजस की स्थिति है। इसलिए जनता आम आदमी पार्टी पर और उनके लोक लुभावन वादों पर विश्वास नहीं करती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारे छोटे भाई हैं, अच्छी बात है, टिकट मिला है, लेकिन एक नए परिपक्वता के साथ अभी वो राजनीति के मैदान में उतरे हैं, और शायद जो अन्य जो उनसे सीनियर थे, जिन्होंने आयोजन करा था, पूर्व के जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रमुख थे, या संगठन के अन्य पदाधिकारी थे, उन सब लोगों ने भी, और पूर्व के विधायक थे जो बहुत प्रबल दावेदार थे, शायद उनकी भी नाराजगी क्षेत्र में रहेगी और उसका पूरा फायदा मुझको मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन सर, आप ये बताइए कि अगर बालकृष्ण जी यहाँ से लड़ते हैं निर्दलीय चुनाव, तो कांग्रेस सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संगठन का कार्यकर्ता तो संगठन के साथ ही खड़ा रहेगा कि भैया हमारा भाई है, हमारा साथी है, और कई बार संगठन ने उनको नज़रअंदाज किया है, और आज हमारी भावनाओं का सम्मान संगठन ने किया है, तो वो लोग खुलकर बाहर आए हैं। और रंजीत दास जी के लिए तो एक बात और भी कही जाती कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर है, जो कहते हैं कि भाई एक ढोली एक होली, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, 25-30 ग्राम पंचायतों का एक क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उस क्षेत्र को एक ढोली एक होली कहते हैं। रंजीत दास जी के जो फोर फादर थे, या पूर्वज थे, दादाजी थे या फादर थे, वो सब लोग उस समय वहाँ पर एक परंपराओं के तौर पर ढोली का काम करते थे। आज उसी क्षेत्र में एक ढोली एक होली का पूरा फायदा रंजीत दास जी को मिल रहा है। तो सर, आप कपकोट की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस बार आप दावेदारी भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कपकोट की जनता को? देखो, मैं कपकोट की जनता से तो विनम्र निवेदन करूँगा कि 5 साल आपने मेरा कार्यकाल देखा है, और 5 साल के अंतर्गत मैंने आपकी भावनाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया, और 5 साल जब मैं विधायक नहीं भी रहा, तब भी आपके दुख सुख में, कोरोना के समय, हर संभव कोशिश के साथ मैं उनके बीच में खड़ा रहा हूँ। और आज मैं चाहता हूँ कि भैया एक बार ललित पासवान को मौका मिलना चाहिए। विकास को जो मैंने खाका खींचा था, उस खाके को मैं आगे बढ़ाऊँ। कम से कम नौजवान पीढ़ी के भाइयों को, बहनों को रोजगार हो, पलायन को रोकने की बात हो, या अन्य जो महंगाई
पर सरकार का नियंत्रण हो, उस पर मैं अपनी बात प्रमुखता से विधानसभा और अन्य पटल पर रखने की पूरी कोशिश के साथ उनसे बात रखता हूँ। तो सर क्या लगता है इस बार कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आ रही है आपके अकॉर्डिंग? हम तो कह रहे हैं पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से डबल इंजन सरकार ने सीटों के वितरण से लेकर सीटों के बहुत सारे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर हम आज भी देख रहे हैं। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर प्रदेश के अध्यक्ष पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो एक संगठित पार्टी है उस पार्टी की छवि आज जनता के बीच में धूमिल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी आज आम जनमानस के बीच में इस कांग्रेस की सरकार को मिलेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, कांग्रेस की पार्टी को मिलेगा और निश्चित तौर पर 50 से ऊपर हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने बात की है कपकोट से प्रत्याशी ललित फरसवान जी से और आप लोग सुन चुके हैं कि उनका क्या रोड मैप है कपकोट की जनता के लिए। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। नमस्कार।